जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिज़िक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम एम डी कैट यू एच एस 2025 26 अक्टूबर में जो टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, जिसमें वो कह रहे हैं द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसमें हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लिया, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइड बाई रो नॉट। अब ये जो रेशियो है जिसे मैंने ब्लू कलर के लूप में लिखा है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हैं और नीचे भी रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हैं। ये यूनिटलेस है और बाकी बच गया वन ओवर टेम्परेचर, और वन ओवर टेम्परेचर का यूनिट बनेगा कैल्विन इनवर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्विन इनवर्स यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 28 है 128, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स on an object as it moves from a reference level to a higher point। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी बॉडी को अपर पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं यानी वो हाइट गेन कर रहा है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो हाइट गेन कर रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 का एंगल आएगा। और जब भी 180 का एंगल आए तो हम जानते हैं cos 180 का आंसर नेगेटिव होता है यानी -1। सो इस केस में वर्क बन जाएगा नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, बीटा। क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहे हैं इफ टू स्पीकर्स एमिट साउंड एट सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज, यानी इसमें फेज भी सेम है, साथ वो कह रहे हैं मैक्सिमम लाउडनेस अकर्स व्हेन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैक्सिमम लाउडनेस की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है एन लैम्डा, जहाँ पे एन की वैल्यूज़ हम 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन कोई भी पुट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और इस पे आप नोट करें एक ही आंसर है जो हमारे फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, दैट इज़ लैम्डा। यानी यहाँ पर एन की वैल्यू उसने 1 पुट किया तो आपके पास लैम्डा आ गया। यानी आपका कोई भी आंसर आ सकता है +-लैम्डा, +-2 लैम्डा, +-3 लैम्डा एंड सो ऑन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130, जिसमें वो कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी तब अचीव होती है जब ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और इस केस में नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो फिर बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव हो जाती है एट दैट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 131 है अ 0.5 kg बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड हैज़ कैनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें मैथ की जगह 0.5 पुट किया, वी की जगह 6 पुट किया। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, तो ये बन गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 36। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9। सो करेक्ट आंसर इज 9 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 132 में कह रहे हैं अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब टू अंडरगो अ ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। ये बात याद रखें कि फ्लूइड की स्पीड एक खास लिमिट से अगर ज़्यादा ना हो तो दैट फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो, और अगर उस खास वैल्यू से फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। उस सर्टन वैल्यू या वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। सो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 133,
फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेस्ट। देखें, इक्वल और पॉजिटिव चार्जेस यानी टू लाइक चार्जेस हैं, इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी सेम है, हम जानते हैं इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि लाइक चार्जेस के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर था अल्फा। 134 में कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड इन एयर विद सर्टेन एंगल, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इसकी वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम होती है या पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर मैक्सिमम होती है। अब पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो है यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में उसने पॉइंट ऑफ लैंडिंग के साथ सॉरी पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग है ये, इसके साथ हाईएस्ट पॉइंट मिक्स कर दिया, ये गलत है। हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी मिनिमम हो सकती है, हम इसे मिनिमम कहेंगे। मैक्सिमम सिर्फ किस पॉइंट पे है, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे या पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर। क्वेश्चन नंबर 135। 135 में कह रहे हैं इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर आल्सो डबल्ड। देखिए, उसने सिंपल डिस्टेंस को हाफ किया और हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, और वो कह रहा है कि कूलम फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा। कूलम फोर्स का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस को उसने हाफ किया, जब आप नीचे हाफ लिखेंगे हाफ का स्क्वायर करने पे 1/4 हो जाएगा, ये नीचे है। ऊपर Q को डबल किया, Q के बाद Q1 और Q2 दोनों को डबल किया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 ऊपर रह गया, और नीचे वाला 4 जब ऊपर आएगा, नीचे वाला 1/4 जब ऊपर आएगा तो वो ऊपर आकर 4/1 हो जाएगा, एंड ये मल्टीप्लाई करके दे विल गिव 16 टाइम्स। सो आपका आंसर होगा 16 टाइम्स डेल्टा। 136 में कह रहा है इफ अ बॉडी हैविंग अ मास m1 2 kg मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड approaches another mass 3 kg with speed 1 meter per second in same direction, relative speed of approach is 4 meter per second, relative speed of separation after collision। देखिए, अगर वो आपसे ये नहीं कह रहा कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो आप यही एज्यूम करेंगे दैट द कोलिजन इज इलास्टिक, और यहाँ पर वन डायमेंशन का भी जिक्र किया है, सेम डायरेक्शन में ये जा रहे हैं और उसने डायरेक्शन चेंज करने की भी बात नहीं की। सो हम यही एज्यूम करेंगे दैट दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और इसमें हम जानते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। सो स्पीड ऑफ अप्रोच की वैल्यू उसने बता दिया और स्पीड ऑफ सेपरेशन का भी यही आंसर होगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर था अल्फा यानी 4। 137 में कह रहे हैं इफ p इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड m इज इट्स मास देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। सिंपल सी बात है, आप काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद आपने मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जारी बात है, हम जानते हैं एक ही साइड पे अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं कोई डिफरेंस नहीं आता। फिर ऊपर आप नोट करें m का स्क्वायर हो गया, v का भी स्क्वायर हो गया, इसको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये एम वी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और एम बी जो है इसका मतलब होता है मोमेंटम। सो इट विल बिकम मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो आपका आंसर बनेगा डेल्टा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज 100 न्यूटन पर कूलम। देखें, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा उतना ही नेगेटिव है। लेट सपोज हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एग्जांपल ले लेते हैं जिनके दरमियान टोटल डिस्टेंस है 2l, यानी इसके मिड पॉइंट का मैंने डिस्टेंस l, एक तरफ का l और दूसरी तरफ का भी l कंसिडर किया, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 2l। फिर इसके मिड पॉइंट के बिल्कुल सामने एक फर्स्ट कर लें एक पॉइंट है q, इस पॉइंट q का डायपोल से जो एवरेज डिस्टेंस है वो r है। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला बनता है के पी ओवर आर का क्यूब। इसमें के वही कूलम्स कांस्टेंट है, पी जो है इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट और इसकी वैल्यू होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस
एक चार्ज की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2L था, मैंने यहाँ पे 2L लिख दिया। अब आप नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब जैसे ही चार्ज को हम डबल करेंगे तो दोनों चार्जेस डबल हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली डबल हो गई। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस सिर्फ क्यू के ऊपर है, नो डाउट चार्जेस दो हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन पूरे फॉर्मूला की डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और चार्ज को डबल करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी 100 और अब हो जाएगी 200। सो इस तरह से आपका आंसर आएगा चार्ली। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 139। 139 में कह रहा है अ प्लास्टिक शीट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.5 इज इंसर्टेड। बेटा ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है एप्सिलॉन आर की, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। आप जानते हैं मीडियम के केस में जो कूलम फोर्स है ये वैक्यूम वाली कूलम फोर्स के लिहाज से इस तरह से चेंज होती है दैट एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। जब आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि मीडियम के केस में जो फोर्स है उसमें कमी आई है, क्योंकि आप कुछ डिवाइड कर रहे हैं। सो कितनी कमी आई है, डिक्रीजेज बाय 2.5 हम कह सकते हैं, डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। सो इस तरह से इसका आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है आफ्टर 3 हाफ लाइव्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज। अनडिकेड की फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हाफ लाइफ कितनी पास कर रही है 3, तो 1/2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, दैट विल बिकम 1/8। सो इस तरह से आपका आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है इफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने रेंज का जनरल फॉर्मूला लिख के वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह आर मैक्स लिख लिया। हम जानते हैं वी आई स्क्वायर ओवर जी जो है ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है, मैंने इसकी जगह आर मैक्स लिख दिया। अब उसने क्वेश्चन में जो कंडीशन बताई है वो ये है दैट रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने रेंज को आर मैक्स डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। ये आर मैक्स इस आर मैक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइन 2 थीटा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन फंक्शन किस एंगल पे 1/2 यानी हाफ आंसर देता है, दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब है इस वक्त 2 थीटा की वैल्यू 30 है, 2 से डिवाइड करने पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15। सो इसका आंसर हुआ अल्फा। 142 में कह रहा है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ प्राइमरी वोल्टेज इज डबल्ड, अगर प्राइमरी वोल्टेज को डबल किया जाए एंड टर्न्स रेशियो रिमेन सेम, व्हाट हैपेंस टू द सेकेंडरी करंट। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक कनेक्शंस बनाएंगे, लाइक आउटपुट पावर हमेशा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर के इक्वल होती है। हम जानते हैं आउटपुट पावर इज वी एस आई एस, आउटपुट पावर इनपुट पावर इज वी पी आई पी। अब यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो इनपुट की वोल्टेज को या प्राइमरी वोल्टेज को डबल कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि वोल्टेज की जो रेशियो है ये नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो की इक्वल होती है। क्वेश्चन में उसने ये भी कह दिया है कि नंबर ऑफ टर्न सेम है। अगर नंबर ऑफ टर्न सेम है इसका मतलब है वोल्टेज को डबल करने पे, प्राइमरी की वोल्टेज को डबल करने पे सेकेंडरी की वोल्टेज भी डबल होनी चाहिए। इसका मतलब है ये बात तो तय हो गई, सेकेंडरी की वोल्टेज डबल होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, प्राइमरी की वोल्टेज अगर डबल की तो प्राइमरी का करंट भी तो डबल हुआ, सही है, क्योंकि प्राइमरी की वोल्टेज क्वेश्चन में उसने डबल की है और प्राइमरी की वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी के करंट पे। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि फाइनल, अब मैं कंक्लूजन देने लगा हूँ, प्राइमरी का वोल्टेज आपने डबल किया, प्राइमरी का करंट भी डबल हो गया, तो इस तरह से इनपुट पावर 4 टाइम्स हो गई। साथ हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि सेकेंडरी की वोल्टेज भी डबल हो गई है, तो फिर सेकेंडरी पे आउटपुट पावर को 4 टाइम्स करने के लिए
सेकेंडरी करंट को भी डबल होना पड़ेगा, सो दैट इनपुट एंड आउटपुट पावर रिमेन सेम इन आइडियल कंडीशंस। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर हुआ सेकेंडरी करंट डबल्स अल्फा। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज आप जानते हैं कि वन सर्कल का 1/4 होता है, तो हम कह सकते हैं 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट। इसी तरह 144 में कह रहे हैं द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिकेज इज नोन एज, ये बेसिकली हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा। 145 में कह रहे हैं अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन। ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सन से हम एनर्जी लेते हैं सनलाइट की फॉर्म में। 146 में कह रहे हैं फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज इक्वल टू, इसमें रेडियंस में हमने आंसर बताना था, हम जानते हैं 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 90 बचेगा और राइट हैंड साइड पे पाई बाय 2 बचेगा, तो इसका मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था बीटा यानी पाई बाय 2 रेडियंस। 147 में कह रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर था बीटा। 148 में कह रहा है बाउंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन विजिबल रीजन डेल्टा। ये सारी सीरीज हमने पढ़ी थी, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में लाई करती है, बामर सीरीज विजिबल में, और बाकी तीनों सीरीज पास्टन ब्रैकेट और फंड ये सारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। 149 में कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद सर्टेन वेलोसिटी v making an angle theta with horizontal. If air resistance is neglected, then at maximum height its velocity is. अब जानते हैं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो x कंपोनेंट की मौजूदगी की वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़ीरो है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डेल्टा, वेलोसिटी इज मिनिमम बट नॉट जीरो। 150 में कह रहे हैं अ कैनन इज प्लेस्ड इन अ स्मूथ सरफेस व्हेन इट फायर्स अ शेल द कैनन मूव्स बैकवर्ड। जब हम गन फायर करते हैं तो गन बैकवर्ड जाती है, चाहे वो कैनन है या कोई भी गन है। इसमें कौन सा लॉ बेसिकली ओबे हो रहा होता है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज चार्ली, एक्शन एंड रिएक्शन। 151 if surface charge density of an infinite sheet increases by 20%। अब जानते हैं infinite sheet of charge जो मैंने यहाँ बताई है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखें तो हमने गॉसेस लॉ की हमने सेकंड एप्लीकेशन में ये फॉर्मूला बनाया था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये समझ आ रही है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब सिग्मा को अगर आप 20% इंक्रीज करेंगे तो जारी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 25% इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 25% इंक्रीज कर जाएगी। सो द आंसर इज अल्फा। 152 में कह रहे हैं एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप दैट बिकम्स नैरोअर इन वन सेक्शन, यानी पाइप नैरो हो रहा है यानी एरिया में कमी आ रही है। द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेस इन दैट रीजन टू मेंटेन। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा था वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू एरिया इनटू स्पीड। वॉल्यूम की जगह मैं मास ओवर डेंसिटी भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से डेंसिटी को दूसरी तरफ ले गए तो मास ओवर टाइम आपके पास आ गया एरिया स्पीड इनटू डेंसिटी। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मोस्टली हम कंसिडर कर रहे होते हैं, यहाँ भी इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है इसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर एरिया को जब हम नैरो करेंगे यानी एरिया कम करेंगे तो स्पीड को बढ़ना पड़ेगा ताकि क्या कांस्टेंट रहे,
एम ओवर टी भी कांस्टेंट रहे, और एम ओवर टी का मतलब है mass flow rate. The correct answer is Charlie. 153 में कह रहा है इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज फ्लूइड एंटर्स द नैरोअर रीजन इट एग्जिबिट्स। देखें सिंपल सी बात है, वेंचुरी इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वेंचुरी इफेक्ट कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को जब हम कम करेंगे, एरिया को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी हाई एंड प्रेशर लो, बीटा। क्वेश्चन नंबर 154, द कर्व्ड शेप ऑफ एन एरोप्लेन विंग कॉजेज एयर टू मूव फास्टर ओवर द टॉप सरफेस। देखिए अगर टॉप सरफेस पे एयर फास्टर है, जैसे यहाँ मैंने एक क्रॉस सेक्शन शो किया विंग का, इसके ऊपर अगर स्पीड हाई है तो प्रेशर लो होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऊपर लो होगा, प्रेशर इज लोअर ऑन द टॉप, बीटा। अल्टरनेटिवली आप ये भी कह सकते हैं नीचे स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। 155 में कह रहा है द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट ड्यू टू। देखें प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक बाइंडिंग फोर्स फील करते हैं, जिसकी वजह से वो बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस को वो क्यों लीव नहीं कर रहे, हम यही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, यानी इसका आंसर होगा डेल्टा। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। 156 में कह रहा है मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज। देखिए मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, तो आउटर स्पेस में ये क्यों ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स नहीं होंगे जिनके थ्रू ये ट्रैवल कर सकें। तो इसलिए डेल्टा आंसर हम दे सकते हैं। लॉस ट्रांसमिशन, दे लूज ट्रांसमिशन विदाउट इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, क्योंकि इसके लिए मीडियम चाहिए, मीडियम वहाँ पे है नहीं, स्पेस है, वैक्यूम है, तो इसलिए मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। 157 में कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इक्वल्स टू ईएमएफ ओनली व्हेन। इसके लिए आपने टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन लिखा वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसमें ई ईएमएफ है। सिंपल सी बात है, अगर आप करंट को ज़ीरो कर दें तो सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल आ जाएगा ईएमएफ के, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था अल्फा, नो करंट फ्लोज। 158 में कह रहा है अ लूप मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट द इंड्यूस्ड करंट विल। सिंपल सी बात है, अगर आप लूप को एक मैग्नेट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो लूप के अंदर इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में आएगा कि उसका भी इस तरफ नॉर्थ पोल ही पैदा हो, क्योंकि लेंज़ेस लॉ यही कहता है कि कॉज को अपोजिशन मिलनी है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट विल ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच, बीटा। 159 में कह रहा है द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन। टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक जनरल फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट स्क्वायर। इसमें एक्स नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड होता है, सो हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, डेल्टा।